नमस्कार दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर की बात करते हैं। तो कॉपी और पेन अपने साथ रखिएगा। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या यूट्यूब के होम पेज पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइकन तो उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज। सबसे पहली न्यूज है सीबीआई के संबंध में। सुप्रीम कोर्ट ने इसको पैरेट कहा है, तोता, जैसे तोता बोलता है ना, वैसे ही सीबीआई के बारे में कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है, इनकी जो विश्वसनीयता है, वो खतरे है। और इस पे हम डाउट, विश्वसनीयता पे क्या है, डाउट है। तो इसके बारे में, ये तो केवल न्यूज है, हम इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेते हैं जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और जो भी हमारे एग्जाम में आएंगी वो हम सारी बातें यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, सीबीआई की हिस्ट्री की बात समझ लें, फिर वर्तमान में जो सिनेरियो है उसकी बात समझेंगे। एक्चुअली क्या हुआ, वर्ल्ड वार सेकंड के टाइम पे करप्ट प्रैक्टिस चल रही थी। तो उस टाइम पे एक ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश हुआ जिसका नाम था स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। और इसको डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1941 में इसको स्टेब्लिश किया गया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की सहायता से, ताकि जो करप्ट प्रैक्टिस चल रही हैं उनको क्या किया जाके, उनको रेगुलेट किया जा सके, उनको कम किया जा सके, उनको खत्म किया जा सके। ठीक है, इसको होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत स्टेब्लिश किया गया था। दिल्ली पुलिस दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेब्लिश एक्ट 1940 के अंतर्गत। शुरुआत में क्या थी, जो हमारा जो गृह विभाग था उसके अंतर्गत थी। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी डिपार्टमेंट थे वो इसके अंतर्गत आते थे। ठीक है, लेकिन इसका जो न्याय क्षेत्र है वो केंद्र शासित प्रदेशों में एक्सटेंड किया गया और स्टेट गवर्नमेंट में भी एक्सटेंड किया गया। अगर आप कंसेंट स्टेट गवर्नमेंट से लेते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में भी आप क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं सीबीआई की सहायता से। जैसे आप देख पा रहे होंगे, अभी जो बिहार सरकार ने कंसेंट वापस ले ली है, उसको जनरल कंसेंट बोलते हैं। कि अगर आप कंसेंट एक बार ली जाती है और स्पेशल केस के लिए स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट बार बार ली जाती है, तो बिहार सरकार ने जो जनरल कंसेंट है वो वापस ले ली है। अब जो सीबीआई है वो बिहार में किसी भी केस की जांच नहीं कर सकती। अगर उसको जांच करनी होगी तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको कंसेंट देगी, तभी वो क्या कर सकते हैं, सीबीआई उस बिहार में जांच कर सकती है। तो इस बात को समझेंगे। फिर संतानम कमेटी ने कहा कि आप जितने भी करप्शन हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए आप सीबीआई को स्टेब्लिश करो। तो आप इस कमेटी का ध्यान रखना, संतानम कमेटी की सहायता से इसको रिकमेंड किया गया। 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक रिजोल्यूशन की सहायता से, दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट की सहायता से इसका नाम किया गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको वर्तमान में हम सीबीआई के रूप में जानते हैं। ठीक है, हाल ही में 2021 में अमेंडमेंट किया गया दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट 1940 और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में इनके जो डायरेक्टर थे उनके टेन्योर के संबंध में रिजोल्यूशन किया गया। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में क्या सिनेरियो है और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है। तो 1963 तक तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत रही। लेकिन ये अभी क्या काम करती है, नोडल पुलिस एजेंसी है इंडिया में। और जो इंटरपोल मेंबर कंट्री है उनके रूप में भी कार्य करती है सीबीआई। अभी जो है इसको डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन, पब्लिक ग्रीवेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत इसको आता है। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत ये कार्य नहीं करती, चूंकि ये अपनी पावर दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट स्टेब्लिश एक्ट 1946 से ड्रॉ करती है,
लेकिन ये किसी एक्ट के तहत स्टेब्लिश नहीं है, केवल एक रेजोल्यूशन की सहायता से इसको स्टेब्लिश किया गया है, इसलिए ये स्टेचुरी बॉडी नहीं है, संवैधानिक संस्था नहीं है। दूसरा, ये सीबीसी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के सुपरविजन में काम करती है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। अच्छा, कमेंट करके बताइए कि सीबीसी में कितने मेंबर होते हैं, ये हमको कमेंट करके बताइएगा, और सीबीसी को किस समिति की अनुशंसा पे इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। और इसका जो डायरेक्टर होता है वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, जो सीबीआई से संबंधित जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें सीबीआई से संबंधित जितने भी कार्य हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी कार्य हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। 2014 में सीबीआई के डायरेक्टर को नॉमिनेट करने के लिए जो लोकपाल एक्ट आया, उसके तहत कमेटी बनी, और जिसको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, और अदर मेंबर में लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का कोई जज भी इसमें हो सकता है। तो कितने मेंबर हो गए? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या अदर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी क्यों बोला? क्योंकि दो दो लोकसभा से हमारी लोकसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं बना है, क्योंकि विपक्ष का नेता होने के लिए उसके पास 10% सीटें होनी चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। इस लिस्ट को होम मिनिस्ट्री सेंड करता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड डीओपीटी को, ट्रेनिंग को, और इस लिस्ट में से क्या होता है, अपन हम डायरेक्टर को नॉमिनेट करते हैं, मतलब कि ये कमेटी नॉमिनेट करती है, उसके बाद हम सीबीआई डायरेक्टर हमको देखने को मिलते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। एक्चुअली इस शुरुआत में क्या था, ओनली करप्शन से डील करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट से संबंधित, लेकिन और जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसके भी अंतर्गत आते थे। लेकिन 1965 के बाद सीबीआई एक जो मतलब आर्थिक संबंधित जो अपराध हैं, कन्वेंशनल क्राइम है, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया है, किडनैपिंग कर दी है, टेररिस्ट क्राइम है, इसको भी मतलब कि चयनित आधार पर क्या करती है, अब ये इसको देखती है। और सीबीआई सू मोटो मतलब कि स्वतः संज्ञान भी ले सकती है, ओनली कहाँ पे? यूनियन टेरिटरी में, बाकी स्टेट में नहीं ले सकती। जैसे मैंने बताया कि इसको जनरल कंसेंट की आवश्यकता होती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कंसेंट नहीं देती है तो सीबीआई वहां का जांच, उस केस की जांच नहीं कर सकती। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, सीबीआई किसी भी केस की, किसी भी क्राइम की इन्वेस्टिगेट अगर स्टेट में करती है तो ओनली कंसेंट चाहिए। लेकिन एक इसमें पेच है, वो ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर कहे कि इस केस की या इस क्राइम की जांच सीबीआई करेगी, तो उसमें स्टेट की कंसेंट की आवश्यकता नहीं है। आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने दोनों चीजें पढ़ ली। ठीक है। कमेंट करके बताइए वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर कौन है। ठीक है। अब एक न्यूज और है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लॉ मिनिस्ट्री से कहा है कि हम जितना भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन मिलता है वो हम कैश में मिलता है, उस पर हम कैप लगाना चाहते हैं, ताकि जो डोनेशन सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टी का जो भी सिस्टम है, उसमें रिफॉर्म आए, उसमें पारदर्शिता हो, और जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसमें पारदर्शिता के साथ काम किया जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनके की प्रपोजल क्या है। ये चाहते हैं कि जो भी डोनेशन दान पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है उसमें पारदर्शिता आए। तो इनने एक तो ये किया है कि हम 20,000 से हम 2,000 तक आप कैश में दे सकते हैं डोनेशन। ठीक है। इसको सेक्शन 29C के तहत, जो हमारा आरपीए एक्ट 1951 के तहत अमेंड करके इसको लागू किया गया था। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये चाहता है कि अब डोनेशन की लिमिट, आप जो किसी भी पार्टी को मान लो जितना 100% अगर मान लो डोनेशन मिलता है,
तो उसमें से 20% या 20 करोड़ तक वो केवल कैश में ले सकता है, इसके ऊपर वो कैश में नहीं लेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये चाहते हैं, ऐसा भी हुआ नहीं है, लेकिन ये वाला तो अभी है, ऑलरेडी है। ठीक है। और इनने कहा है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टी को नहीं लेना चाहिए, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत रेगुलेट होता है। अभी क्या है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो पॉलिटिकल पार्टी को आता है, उसमें कोई मतलब कि सेग्रेगेट नहीं, उसको अलग करने का प्रावधान नहीं है। दूसरा, अगर कोई आपको 2000 से अबव कोई आपको पैसा देता है, तो आपको या तो अकाउंट में देगा या तो डिजिटल ट्रांजैक्शन के फॉर्म में देगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये कहा है। और इनने कहा है आप जितने भी एक्सपेंस करेंगे वो सिंगल अकाउंट से होना चाहिए, वो रूल 89 कोड ऑफ इलेक्शन रूल 1961 के तहत, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब हमेशा एक स्कीम चर्चा में रहती है जिसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। ये क्या है? ये केवल जो पंजीकृत पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, आरपी एक्ट 1951 के तहत उनको मिलता है। इसके साथ एक कंडीशन और है कि 1% जिनको वोट मिला हो उनको मिलता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इनका जो बॉन्ड जारी किए जाते हैं उनकी लाइफ जो लाइफ होती है वो 15 दिन की होती है, और जो अवेलेबल होते हैं तो 10 दिन के लिए होते हैं ईच मंथ में। जैसे जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में 10 दिन के लिए चालू होते हैं। वैल्यू में ये 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक आप खरीद सकते हैं। और आपको इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? केवल एसबीआई में जाना पड़ेगा, अदर कोई बैंक के अलाउ नहीं है। ये इंटरेस्ट फ्री है, आपको कोई इस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। कोई भारत का नागरिक, कोई बॉडी, कोई मतलब की कंपनी दान दे सकती है। और आप केवाईसी नॉर्म आपके स्टेब्लिश होने चाहिए। ठीक है। और जो भी पेमेंट होगा वो आपकी बैंक अकाउंट के द्वारा पेमेंट होना चाहिए। ठीक है। हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के दायरे में लाया जाए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम सार्वजनिक संस्थान नहीं है, हम पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ठीक है, तो हम उसमें नहीं आ सकते। ठीक है। तो ये सुधार की जरूरत है, अभी सुधार नहीं हुए हैं, तो हमें सुधार इन फ्यूचर में होने चाहिए। अब एक फैक्ट है जो आप यूज कर सकते हैं। अब 2018 में जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आया उसमें से 1056 करोड़ का खरीदा गया, और 2019 में 1716 करोड़ का वर्थ हुई। अब इसमें से देखना 89.82% कॉर्पोरेट ने दिया, और बाकी जो इतना दिख रहा है आपको वो व्यक्तिगत रूप से दिया गया। सबसे ज्यादा इसमें जो डोनेशन मिला है वो 210 करोड़ का मिला है सबसे। फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी को 5 करोड़ रुपए मिले, फिर जेडीएस को 6.03 करोड़ रुपए मिले। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब एक चर्चा में है कि एक बॉडी है जिसको हम बेड बैंक के नाम से जानते हैं, जिसका नाम अभी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL के रूप में है। ये अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाया है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को मतलब कि खरीदने में अचीव नहीं कर पाया है। ये न्यूज थी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एनपीए क्या होते हैं, उसके बाद हम इस बात को समझेंगे। एनपीए एक तो होता है हमारा स्टैंडर्ड एसेट, एक होता है हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब कि जो कोई काम का नहीं है, जो डूब गया है। पहली बात, रेगुलर एसेट का मतलब है, मान लो आपने लोन लोन लिया बैंक से और आपने उनको टाइमली पेमेंट कर दिया, इसमें कोई डिले नहीं है, तो इसको बोलते हैं रेगुलर पेमेंट। दूसरा एक स्ट्रेस, एक तनावग्रस्त होता है। मान ले आपने बैंक से लोन लिया और आप बैंक को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं 1 से 90 दिन की तक, तो इसमें 3 कैटेगरी में फिर डिवाइड कर दिया। इसका नाम है SMA, मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो, जिसमें एक दिन से लेकर 30 दिन तक आपने डिले किया, और आपने अगर 31 दिन से 60 दिन तक डिले किया तो आपका अकाउंट हो जाएगा स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। और आपने अगर 61 दिन से 90 दिन तक डिले किया तो आपका अकाउंट हो जाएगा स्पेशल मेंशन अकाउंट 2।
और आपने अगर इन तीनों टाइम पीरियड में आपने पेमेंट नहीं किया और आपको 90 दिन से ज्यादा हो गए, तो फिर आप एनपीए में आ जाएंगे। फिर एनपीए में तीन कैटेगरी है कि एनपीए अगर 12 मंथ तक आपने डिले नहीं की, मतलब कि पेमेंट नहीं किया, तो आप सब स्टैंडर्ड एसिड में आ जाएंगे। और आपने अगर 12 मंथ से ज्यादा हो गए तो डाउटफुल एसिड में हो गए। और आपने बैंक का पैसा नहीं लिया, जैसे व्यय मान लिया, तो आपकी एसिड क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। आप इस बात को समझ सकते हैं। तो तीन कैटेगरी हो गई। अब क्या किया है, जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उनने यूनियन बजट में 21-22 में अनाउंस किया था कि बेड बैंक की स्थापना करेंगे। बेड बैंक का मतलब है जो एनपीए हैं उनका हम क्या करेंगे, रेजुलेशन करेंगे, ताकि जो एनपीए की समस्या है वो कम हो सके और जो हमारे बैंक हैं वो अच्छी तरीके से कार्य कर सकें। इस बात को ध्यान रखेंगे। बेड बैंक मतलब NARCL का गठन करने की बात की, और इनको जितने भी रिस्की एसेट हैं उनको आइसोलेट करने की बात की। इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, ये क्या करते हैं, एक ऑफर देते हैं लीड बैंक को कि आपकी मतलब 100 रुपए वाली कोई एसेट है, हमको आप 85 में बेच दो। ये इस टाइप से ऑफर देते हैं। NARCL केवल तभी अप्लाई होगा जब एनपीए अकाउंट की वैल्यू 500 करोड़ से ज्यादा हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब एक बात समझो, मान लो कि कोई कॉमर्शियल बैंक है और इतना पार्ट इसका गुड एसेट है, मतलब कि लोग टाइमली इसका पेमेंट कर रहे हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन इतना पार्ट इसका एनपीए है, मतलब कि कुछ लोगों ने इनको पेमेंट नहीं दिया गया है और वो उसका जो एसेट है वो एनपीए में बदल गया है। NARCL मतलब बेड बैंक क्या करेगा, इस एनपीए को म्यूचुअल आधार पर खरीदेगा, मतलब कि म्यूचुअली आधार पर उसने खरीदा। खरीदने के बाद ये IDRCL को दे देगा, मतलब कि द बेड बैंक सेल एसेट टू बायर, मतलब कि इससे जो भी खरीदेगा वो इसको बायर को दे देगा। बायर एक रेशलाइज अमाउंट के तहत, मतलब कि 85% आपको पैसा दिया और 15% आपको सरकार के तहत मिल जाएगा। तो ये 100% जो बैंक की जो एनपीए की समस्या थी उसमें क्या होगा, निजात आपको मिल जाएगी। और हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है, जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है वो स्मूथली वर्क करेगा और उसमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, इस बात को आपने समझा। अब एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, यूनियन मिनिस्टर ने क्या किया था, 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में अपनी बजट स्पीच में एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लाने का प्रयास किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है कि कोई भी हम मतलब कि हंगर को खत्म करने की दिशा में काम कर सकते हैं, पॉवर्टी को खत्म करने की दिशा में काम कर सकते हैं, कुपोषण को खत्म करने की दिशा में काम कर सकते हैं। और जो भी मतलब कि LGBTQ समुदाय है, जो भी मतलब कि संवेदनशील समुदाय है, जो भी मतलब वंचित समुदाय है, जो कि वंचना का शिकार है, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम क्या करेंगे, सोशल स्टॉक एक्सचेंज लेके आएंगे। तो आपकी जितनी भी समस्याएं हैं और जो प्राइवेट सेक्टर की जो मनी है, प्राइवेट और नॉन प्रॉफिट जो सेक्टर है, जैसे एनजीओ हो गए, प्राइवेट सेक्टर हो गए, तो अपने कुछ लाभ का पैसा वो क्या करें, चैनलाइज करें कहाँ, इन लोगों के पास, ताकि इनकी क्या हो, वेलबींग हो सके, इनका विकास हो सके और ये अपनी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज का आपने कंसेप्ट समझा। अब एक्चुअली क्या हुआ है, जो सेबी है, जो स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, उसने कुछ गाइडलाइन दी है। ठीक है, क्या दी है, गाइडलाइन दी है सोशल इंटरप्राइजेस के लिए कि कौन कौन एलिजिबल होगा। तो पहला पॉइंट है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेस हैं, वो क्या करेंगे, प्राइमरी गोल होगा कि सोशल इंटेंट और सोशल इम्पैक्ट डालेंगी इस दिशा के लिए। किस दिशा के लिए, मैंने गरीबी, भुखमरी, कुपोषण और जो भी वंचना के शिकार है उनका उद्धार करने के लिए 16 सेक्टरों में काम करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इनके कुछ की पॉइंट ये हैं, इनने बोला है कि आप एनपीओ रजिस्टर होना चाहिए, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होना चाहिए, चैरिटेबल
एंटिटी के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए, और इनका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो 12 मंथ तक वैलिड होगा। ठीक है। और एनपीओ की जो एज होगी वो मिनिमम 3 साल की होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुरंत खुला हो उसने अपने आपने सोशल इम्पैक्ट में आपने दान करना स्टार्ट कर दिया, तो ये नहीं होने चाहिए। आपने एनपीओ खोला तो उसको कम से कम 3 साल कार्य करना चाहिए। दूसरा, अगर आपने और आपकी जितनी भी एनुअल आपने जितना भी एनुअल फंड राइज किया कहीं से किसी कंपनी से, तो आपको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से आपको 90 दिन के अंदर आपको रिपोर्ट देनी होगी। और आप जो इनसे कैपिटल लेंगे वो तो ना आप तो उनको प्रिंसिपल वापस करेंगे और ना उस प्रिंसिपल पे आप ब्याज देंगे। इसका मतलब हो गया कि जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल, मतलब ना कूपन का मतलब है कि आप ब्याज नहीं देंगे, और जीरो प्रिंसिपल आप प्रिंसिपल भी नहीं देंगे। इस बात को समझेंगे। तो इसको ही बोलते हैं जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल। ठीक है, इस बात को हमने समझा। जीरो कूपन का मतलब होता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अभी तक जितने भी लोग मतलब कि फंड राइज करते हैं तो उसको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, लेकिन 5 साल बाद जो भी आपका बॉन्ड है बल्कि मैच्योर हो गया तो आपको पूरा पैसा वापस आ जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको ना तो इंटरेस्ट मिलेगा ना तो पैसा मिलेगा। आप क्या करो, दान करो। एक लोन नहीं होगा, क्या होगा, एक डोनेशन होगा। बात समझ में आ रही है? एक डोनेशन के रूप में क्या करेगा, कार्य करेगा। इस बात को आप देखेंगे। दूसरा, आगे चलते हैं। अब हम सेबी के बारे में पढ़ लेते हैं। सेबी को जो ओरिजिनली 1988 में स्टेब्लिश किया गया, लेकिन 1992 में इसको लीगल स्टेटस दिया गया, मतलब कि इसके तहत संसद के द्वारा कानून पारित किया गया। तो 1992 में क्या हो गई, ये संविधिक संस्था हो गई। और इसके कार्यों को ऑल ओवर इंडिया को एक्सटेंड किया गया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक कार्य क्या करती है, प्रोटेक्टिव फंक्शन, मतलब कि कंज्यूमर की सुरक्षा करती है, कंपनियों की सुरक्षा करती है। अगर कोई कंपनी गलत प्रैक्टिस का यूज कर रही है तो उसको दंड देने का कार्य करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है। और जो भी स्टॉक मार्केट, सोशल स्टॉक मार्केट है, उसको डेवलपमेंट करने का क्या करती है, कार्य करती है। ये कौशी जुडिशियल बॉडी है, कौशी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कौशी लेजिस्लेटिव बॉडी है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे हमारा टॉपिक है इंडिया। इस बार प्रश्न प्रीलिम्स में पूछा गया था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कौन सा है, 2023 को आप देख लेना। इसमें न्यूज ये है कि इंडिया क्या कर रहा है, इसमें लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। मिलेट क्या होती हैं एक्चुअली, इनको सुपर फूड नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनमें प्रोटीन हाई होता है, इनमें विटामिन हाई होता है, इसमें आयरन हाई होता है, आयोडीन, और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती हैं। और कुल मिलाकर यह है कि हमारे स्वास्थ्य को सही रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ठीक है, ये होगी बात। अब क्यों कर रहा है, क्योंकि क्यों है इनको सुपर फूड क्यों बोला जाता है। पहली बात तो ये है कि फूड सिक्योरिटी के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। कैसे? क्योंकि फूड सिक्योरिटी में ये हंगर से लड़ सकती हैं। जो क्लाइमेट चेंज की घटना हो रही है उसमें क्या हो रहा है, हमारी फसलों का जो उत्पादन है वो कम हो रहा है। लेकिन जो मिलेट संबंधी जो फसलें होती हैं उनको पानी की भी कम आवश्यकता होती है, किसी भी प्रकार की सॉइल की स्पेशल प्रकार की सॉइल की आवश्यकता नहीं होती, किसी प्रकार की सॉइल में उगाते हैं। ठीक है। और ये रेजिस्टेंट होते हैं स्ट्रेस, पेस्ट और डिसीज से संबंधित, तो इसलिए फूड सिक्योरिटी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। ठीक है। दूसरा है कि कुपोषण में क्या होती हैं, कुपोषण को दूर कर सकती हैं। इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, जिंक, आयोडीन होते हैं, बायो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं, बेटर अमीनो एसिड होते हैं। तो हमारे संबंधित जो कुपोषण से संबंधित समस्या है उसको भी क्या कर सकती हैं, दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं। तो इस बात को आप समझेंगे। दूसरा, ये जो बीमारियां हैं उससे भी निजात पा सकती हैं। ये ग्लूटेन फ्री होती हैं। जो हमारे वीट होता है उसमें ग्लूटेन पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। ग्लूटेन क्या करता है, सेलियक डिसीज का कारण होता है। लो ग्लूटेन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप डायबिटिक पर्सन के लिए सही रहता है।
और आप जितनी भी कार्डियोवास्कुलर डिसीज होती हैं, हृदय से संबंधित डिसीज होती हैं, उसके लिए सही होता है। एनीमिया से संबंधित डिसीज को दूर कर सकता है, और आपके अंदर अगर कैल्शियम की कमी है तो उसको भी क्या कर सकता है, दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसमें भी आप इसको हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा सकती हैं। इकोनॉमी सिक्योरिटी इस अंदाज में महत्वपूर्ण है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दिशा में काम कर सकते हैं। किसानों को विपरीत परिस्थितियों में, एक्सट्रीम कंडीशन में भी इनकम दे सकते हैं। कम निवेश की आवश्यकता होती है तो अधिक से अधिक क्या हो सकता है, उत्पादन हो सकता है। और हम इकोनॉमी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, गेन हासिल कर सकते हैं, और अन्य देशों को भी क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस बात को आपने समझा, ठीक है। और ये हेल्थ बेनिफिट तो हमने समझ लिए। तो कहाँ 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 बेनिफिट है, फूड सिक्योरिटी में है, पोषण से संबंधित है, और सेफ्टी डिसीज से संबंधित है, और जो आर्थिक सुरक्षा है उससे संबंधित भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट डिसीज, मतलब कि जो हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं उनमें संरक्षण देती हैं। लोअर कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें संबंधित, एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एक होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। तो एक गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं, ठीक है। डिटॉक्सिफाई, बॉडी को क्या करती हैं, डिटॉक्सिफाई करती हैं। टाइप 2 की डायबिटीज के लिए फायदेमंद होती हैं, और जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसको प्रिवेंट करती हैं, और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती हैं। तो हमको एक्चुअली क्या करना चाहिए, इन अनाजों को खाना चाहिए, हमारा स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। अब मेजर प्रोडक्ट कौन प्रोडक्शन करता है, इंडिया में सबसे ज्यादा होता है 38%। फिर उसके बाद नाइजर, और नाइजर के बाद नहीं, फिर उसके बाद नाइजर, और नाइजर के बाद आपका होता है 6% माली में, फिर चाइना में, ठीक है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये सूडान में, 9% सूडान में, और फिर माली में 6%। तो आप मेजर क्या रखोगे, इंडिया ध्यान रखोगे, ठीक है, नाइजर ध्यान रखोगे, और सूडान ध्यान रखोगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है वो भारत में अधिक से अधिक निवेश करे, और जो हमारे संबंधी जो विकासात्मक बाधाएं हैं उनको दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, ठीक है। इस बात को हमने समझा। हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन पढ़ लेते हैं। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन क्या है, जो विकासशील देश हैं उनको सतत उनकी ग्रोथ हो, तो उसके लिए क्या करता है, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के रूप में कार्य करता है। आईएफसी क्या है, एक्चुअली जो वर्ल्ड बैंक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं में से एक ऑर्गेनाइजेशन है। आईबीआरडी इसके अंतर्गत है। आईबीआरडी का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं हम वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और एक संस्था और है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी इंडिया, जिसको मीगा बोलते हैं। और एक संस्था और है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, तो इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन के नाम से ही बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब आपके लिए महत्वपूर्ण बात है कि भारत इन चारों का सदस्य है। आईएफसी जो वर्ल्ड बैंक के पार्ट है, आईबीआरडी, आईडीए, मीगा, लेकिन आईसीएसआईडी का पार्ट नहीं है, जिसको वॉशिंगटन कन्वेंशन बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय आपको पता है, कमेंट करके बताना, और कब स्टेब्लिश हुआ इस बात को बताना, ठीक है। अब पोर्टफोलियो, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट चर्चा में था, ठीक है। तो इस बात को हम देख लेते हैं। दो तरह के पोर्टफोलियो होते हैं, कि एफडीआई होता है, एक एफआई होता है। एफडीआई एक्चुअली क्या होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है जो 10% से अधिक होता है, और ये जनरली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ये फिजिकल एसेट में इन्वेस्टमेंट होता है, ये फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब ये लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये किसी संस्था कंपनी को कंट्रोल करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपकी कंपनी में एफडीआई के तहत इन्वेस्टमेंट आता है तो आपकी कंपनी की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, आपकी कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल हो सकता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और
अगर आपकी कंपनी में एफडीआई एंटर करता है तो केवल आपकी कंपनी में कैपिटल है वो उसकी उपलब्धता बढ़ जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर एफडीआई आपके तहत इन्वेस्टमेंट करता है तो आपकी कंपनी में तकनीकी हस्तांतरण होता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है, मार्केट और मैनेजमेंट इनपुट बढ़ सकते हैं। ये केवल क्या करते हैं, कैपिटल इनफ्लो करते हैं। एफडीआई प्राइमरी मार्केट में फ्लो होता है और एफपीआई सेकेंडरी मार्केट में इनफ्लो होता है। एफडीआई को अगर आपने कहीं पे टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कर दी या आपने फिजिकल एसेट्स में कर दी तो आपको एंट्री और एग्जिट करना रिलेटिवली क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, यहाँ पे आसान होता है। एफडीआई एलिजिबल होती है प्रॉफिट फॉर द ऑफ द कंपनी, ये केवल कैपिटल गेन के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे शेयर मार्केट की तरह आप बार बार बाहर नहीं जा सकते, यहाँ पे आप जा सकते हैं, जैसे अभी वर्तमान में भारत से कई एफडीआई बाहर चली गई, ठीक है। तो इसलिए सरकारों की कोशिश ये रहती है कि एफडीआई कम आए, एफडीआई ज्यादा से ज्यादा आए, तो इस बात को हमने देखा, ठीक है। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक चर्चा में है। आरबीआई ने यूसीबी से पूछा है कि अगर आपने आपकी डिपॉजिट अगर 10,000 करोड़ से ज्यादा है तो आप चीफ कंप्लायंस ऑफिसर आपको 1 अप्रैल 2023 तक अपॉइंट करना है ताकि आपकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती हैं और ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत रजिस्टर्ड होती हैं या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत रजिस्टर्ड होती हैं। इसको आरबीआई रेगुलेट करता है और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रेगुलेट करता है। अगर ये संस्थान कहीं स्टेब्लिश होती हैं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देती हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती हैं और अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट पे क्या करती हैं, काम करती हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में और जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पे क्रेडिट का फ्लो बढ़ सके, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इससे संबंधित एक समिति भी है जिसको बोलते हैं एक सिन्हा का कमेटी, क्या बोलते हैं, सिन्हा कमेटी, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। सिन्हा कमेटी किससे संबंधित है, यूसीबी से संबंधित है, इसमें रिफॉर्म से संबंधित बात करती है। आईआरबी ने आईआरबी का एक आईआरबी नहीं, एक आरबीआई का एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो इनने इसका विकास किया है लॉन्ग रेंज रेडियो जिसको लोरा बोलते हैं। ये काम करेगा, स्पेशल टाइप का एक नेटवर्क है जो फाइनेंशियल नेटवर्क के तहत काम करेगा। अगर ये स्टेब्लिश हो जाता है तो लो कॉस्ट पे बैंकिंग सिस्टम जो रिमोट एरिया है, जो दूर क्षेत्र में ग्रामीण एरिया है, उन पे काम कर सकता है, ठीक है। ये वायरलेस मॉड्यूलेशन टेक्निक है, इससे क्या हो, कम्युनिकेशन स्टेब्लिश हो सकता है और अपनी बैंकों का स्वयं का ये नेटवर्क एरिया होगा जिससे वो उस पर कार्य कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा एक फोरम चर्चा में है जिसको ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम बोलते हैं। इसमें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने भाग लिया जो पिट्सबर्ग हुई, जो यूएसए में है, ठीक है। इस फोरम में ग्लोबल क्लीन एनर्जी एनर्जी एक्शन फोरम में 30 कंट्री है और ये जॉइंट मीटिंग थी किसकी, 13 क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल और 7th मिशन इनोवेशन जिसको MI7 बोलते हैं, इसको होस्ट किया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड कार्नेजिया मेलन यूनिवर्सिटी ने, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मिशन इनोवेशन एक्चुअली क्या है, जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट था ना जो क्लाइमेट से संबंधित, उसमें इसको लाया गया था। मिशन है, मिशन इनोवेशन, मिशन एग्रीमेंट नहीं, मिशन इनोवेशन कब लाया गया था, पेरिस एग्रीमेंट में लाया गया था, ठीक है। इसका मेन काम है कि जो क्लीन एनर्जी है उसको बढ़ावा देना और जो हमारी CEM है इसका भी मेन काम है कि क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना, प्रमोट पॉलिसीज को करना, एडवांस क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को क्या करना, बढ़ावा देना, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मिशन इनोवेशन में 22 देश हैं और इंडिया भी है और यूरोपियन कमीशन भी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसका भी काम क्या है, क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। दो बातें ध्यान रखेंगे, क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल और मिशन इनोवेशन, ठीक है। अब
पुष्पा याद आ गए इस चंदन को देखकर। तो रेड सैंडलवुड चर्चा में है, जिसको पी सेंटालिनस बोलते हैं। इसका क्या हुआ? तस्करी आए दिन होती रहती है, चर्चा में इसलिए रहता है, तो इससे संबंधित जो फीचर हैं वो हम देख लेते हैं। ये क्या है? ये नेटिव है, एंडेमिक है इंडिया में, और इंडिया में भी स्पेशली जो ईस्टर्न घाट है, जो पूर्वी घाट है, उसमें देखने को मिलता है, दक्षिणी भाग में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये स्मॉल ट्री है, 5 से 8 मीटर का रहता है, और ईस्टर्न एशियन जो कंट्री हैं, वो कंट्री इसका यूज करती हैं कार्विंग के लिए, फर्नीचर के लिए, पोल्स के लिए, हाउस पोस्ट के लिए। ठीक है। बेबी एक गेंद एक रेयर स्पीसीज है जो जापान में मिलती है। इसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है जिसका नाम है बेबीज, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेशनल असेसमेंट अक्रेडिटेशन काउंसिल चर्चा में थी, जिसको नेक बोलते हैं, और ये यूजीसी की ऑटोनॉमस बॉडी है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट होती है उनको ग्रेडिंग देती है, उनकी अवसंरचना को देखकर, उनकी आउटिंग को देखकर, और इससे संबंधित कुछ क्राइटेरिया रहते हैं कि आप ए प्लस प्लस से सी तक उसकी संस्था को ग्रेडिंग दे सकते हैं, आपने देखा होगा। और ये अगर किसी को ग्रेड डी मिलता है, इसका मतलब है उसको कोई मान्यता नहीं है, उसमें कोई गुणवत्ता नहीं है, उसमें बेल कोई अवसंरचना संबंधी कार्य नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक क्या है? इनपुट बेस्ड सिस्टम पे काम करता है। ओनली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को क्या करता है, ये 6 उनको ग्रेडिंग देता है जो 6 साल पुराने हैं, यहाँ से कम 2 बैच क्या हो, निकल चुके हों स्टूडेंट के, ग्रेजुएट हो चुके हों, तो उनको क्या कर सकता है, ये मान्यता प्रदान करने का कोशिश करता है। एक सीएम दा हसी स्कीम चर्चा में है, एक मतलब कि प्रोग्राम है। सीएम दा हसी का मतलब है कि लेट्स इन्फॉर्म द सीएम, मतलब कि इसको जो लॉन्च किया है, जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, अगर आपके यहाँ कोई करप्शन करता है और इससे संबंधित कोई भी इशू है, तो आप फोन कर सकते हैं एंटी करप्शन सेल को, और आपको करप्शन से क्या मिलेगी, निजात मिलेगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। दूसरा, इसको आप कोट कर सकते हैं कई मेंस आंसर में। दूसरा, जैसे आप देख पा रहे होंगे, नेहा जैन जी हैं, अभी हाल ही में हमारा 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक वो बैन हुआ, तो इनने एक नई टेक्नोलॉजी काम किया है कि जो सी वीड है, उसके माध्यम से इनने 100% डिजोल्वेबल, ताकि वो डिजोल्व हो सके, इन्वायरमेंट में ना रहे, लो कॉस्ट पैकेजिंग प्लास्टिक का निर्माण किया है, जिसको बायो प्लास्टिक बोलते हैं। सीबीट लो कॉस्ट इको फ्रेंडली प्लास्टिक अल्टरनेटिव पैकेजिंग और मोर के रूप में कार्य कर सकता है। जीरो सर्कल क्या है? एक रेड ब्राउन ग्रीन सीबीड है, आप इसको ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित 12,000 से ज्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले क्या करेंगे, सीबीड को कलेक्ट करेंगे, उसको पाउडर में करेंगे, और फाइनल मटेरियल में इसको हैंडबैग बनाएंगे, क्लॉथ बनाएंगे, फिल्म फॉर फूड बनाएंगे, और प्लास्टिक से संबंधित और अन्य सामान भी इससे बनेंगे। तो आप इसको, प्लास्टिक से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप एक कोट कर सकते हैं। एक सिक्का चर्चा में है, कजाकिस्तान ने भारत को इनवाइट किया है, मतलब कि प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया। मतलब इससे संबंधित है कि एशिया से संबंधित जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं, उसमें पीस रखेंगे, सिक्योरिटी रखेंगे, स्टेबिलिटी रखेंगे, और हम कोऑपरेशन को बढ़ावा देंगे। इससे संबंधित कार्य कौन करता है? सीका। इसमें 27 मेंबर हैं, इंडिया भी मेंबर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 1999 में इसको स्टेब्लिश किया गया था, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंडिया भी मेंबर है, चाइना भी मेंबर है, पाकिस्तान भी मेंबर है, अफगानिस्तान भी मेंबर है। एक मेंबर नहीं है, ये आप ये बताओ अच्छा कौन नहीं है, कौन सा स्टेट है ये? ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने पीएम प्रणाम स्कीम चालू की है, इसका मूल उद्देश्य ये है, जो हो भारत सरकार के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उसको कम किया जाए। क्यों कम किया जाए? कि 2017-18 में सब्सिडी मान लो कितनी थी, 17-18 में की अपेक्षा 2021-22 में सब्सिडी में 21% का उछाल आया, और इसमें डाई अमोनियम फॉस्फेट,
म्यूरेट ऑफ फॉस्फेट, नाइट्रोजन फॉस्फेट पोटेशियम के अंतर्गत सब्सिडी दी जाती है, यूरिया के अंतर्गत सब्सिडी दी जाती है। तो इसमें 21% का उछाल आया। सरकार के पास वित्तीय बोझ अधिक पड़ा, तो सरकार चाहती है कि इसकी सब्सिडी क्या हो, कम हो। जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं उनको कम किया जाए। ठीक है, आपने इससे संबंधित न्यूज भी देखी होगी कि नैनो यूरिया की दिशा में भी काम हो रहा है, ताकि सब्सिडी का बोझ भी कम हो और लोग, किसानों की उत्पादकता क्या हो, बढ़े। तो इस बात को हम देखेंगे। जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, सब्सिडी का बोझ सरकार के ऊपर क्या है, बड़ा है। और इससे क्या होती है, हमको बाहर से धन भी लेना पड़ता है। ठीक है, इस स्कीम का मतलब है कि इसमें कोई बजट नहीं है। इसका मेन उद्देश्य है कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी दी जा रही है उसकी सेविंग कर रहा है, सेविंग करना है। और 50% सब्सिडी की अगर सेविंग होती है तो इसकी ग्रांट को स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस 50% से में से जो 70% ग्रांट है उसका यूज आप एसेट क्रिएशन के लिए कर सकते हैं, जैसे विलेज ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर सकते हैं। और इस 50 में से 30% ग्रांट का उपयोग फार्मर वेलफेयर के लिए कर सकते हैं, पंचायत, एफपीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप को डेवलपमेंट करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो जानकारी होगी इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम इसको डेटा रखेगा। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। पीएम प्रणाम स्कीम किससे संबंधित है आपको पता चल जाएगा। यूआईडीएआई ने एक लिविंगनेस ऑफ फिंगरप्रिंट जारी किया है ताकि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम क्या हो और सिक्योर हो। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ब्लड, स्किन, विजुअल इमेज, स्किन फ्यूजन और परस्पेशन से संबंधित गतिविधियां हैं। मतलब कहने का मतलब है ये आपकी जो गोपनीयता है, आपकी जो सुरक्षा है उसको भी स्ट्रॉन्ग करती है। बस आप इतना ध्यान रखेंगे, आपकी डाटा सिक्योरिटी भी क्या होगी और स्ट्रॉन्ग होगी। और आपको चेक कर पाएंगे कि आप सही पर्सन है या गलत पर्सन है, ताकि आपका जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है वो क्या होगा, सिक्योर होगा और उसमें कोई विसंगति नहीं आएगी। ठीक है, सरकार ने आईबीसी जो इनकरप्सी बैंक्रप्सी जो कोड है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं ताकि मैक्सिमम रिकवरी हो सके। सरकार ने कहा है कि आप अगर आपके पास कोई रेजोल्यूशन प्लान नहीं है तो जो क्रेडिटर हैं वो आप प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि आपको जो रेजुलेशन जो प्रोफेशनल्स हैं जो आएंगे उनको परफॉर्म आधार पर पे करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि आईबीसी क्या है। आईबीसी 2016 में लाया गया था, जो बैड लोन से संबंधित, जो अभी हमने पढ़ा था ना एनपीए से संबंधित, उसी समस्या को निपटारा करने के लिए, बैड लोन को दूर करने के लिए आईबीसी लेके आया था। इसमें प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजुलेशन प्रोसेस लेके आया था एमएसएमई के लिए। ठीक है, ताकि एमएसएमई के लिए कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। ठीक है, आईबीसी में एक्चुअली क्या होता है, दो कंपनियां होती हैं कि एनसीएलटी एक डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, कंपनी अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाती है तो कंपनी टेक ओवर कर ली जाती है प्रोफेशनल्स के द्वारा। कमेटी ऑफ क्रेडिटर डिसाइड करते हैं इंसॉल्वेंसी प्लान। तो इसी में इन्होंने कहा है अगर आपके पास प्लान नहीं है तो क्रेडिटर उसको सेल कर देंगे। ठीक है, 75% क्रिएटर क्या करते हैं, कोई मतलब वोटिंग करते हैं और ये कार्य 180 या 217 दिन में हो जाना चाहिए। अगर कोई कॉमन प्लान पे पहुंचते हैं तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। अगर कोई कॉमन प्लान पे नहीं पहुंचता है तो उस कंपनी का या तो सेल कर दिया जाएगा या नीलामी कर दी जाएगी। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बात आगे समझ में। दूसरा एक न्यूज और चर्चा में है कि मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच मतलब मैकेनिज्म पे बात कर रहे हैं कि हम वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रीक्वेंसी वन प्राइस की बात करेंगे। अभी जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज प्रोसेस पे काम करता है। अब हम क्या करेंगे, उसमें वननेस लेके आएंगे। ठीक है, ताकि जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके और उसमें जो रेगुलेशन में है वो क्या आ सके, उसमें एफिशिएंसी आ सके। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा एक शब्द चर्चा में, पोलैंड ने विस्टुला जो स्प्रिट है, ये आप देख पा रहे हैं ये वाली, इसको ओपन करने का प्रयास किया है ताकि जो ये यहाँ पे जो पार्ट है ना ये वाला, तो रूस की जो इंटरफेरेंस है उसको कम किया जा सके। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। इस पॉइंट को, इस पे क्या बनाएंगे, कैनल बनाएंगे ये लोग, ताकि इनकी रूस की जो इंटरफेरेंस है उसको कम किया जा सके। ये बाल्टिक सी है, ये गल्फ ऑफ
फिनलैंड है, ये गल्फ ऑफ रिगा है, ठीक है, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, जर्मनी है, ये डेनमार्क है, ठीक है, ये इधर नॉर्थ सी है, ये नॉर्वे स्वीडन है, ठीक है, ये फिनलैंड है। तो आप इस बात को, मैप को ध्यान रखिएगा और इसको ध्यान रखिएगा। आज के लेक्चर में इतना ही था, आपको पसंद आया होगा ऐसी मुझे आशा है। तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।